देखो भी आज का हमारा टॉपिक क्या है, द MCG, मतलब मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। अब चाहे ये CBSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आइदर फॉर CBSE और स्टेट बोर्ड, ये क्वेश्चन किस में आता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, एक डिवाइस है। अब कोई भी डिवाइस हम करते हैं तो उसके लिए हम 5 स्टेप फॉलो करते हैं। व्हाट आर दीज 5 स्टेप्स? अच्छा, पहली चीज, हम स्टेप बाय स्टेप क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम थ्योरी बना के करेंगे तो उसमें क्वेश्चन के अंदर मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर हम स्टेप बाय स्टेप या नोट बना के, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इस तरह से बना के करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट हमारे मार्क्स पूरे आ सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे 5 स्टेप कौन से हैं? व्हाट आर दिस 5 स्टेप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन? जो हम डिवाइस कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है? सेकंड, ऑन विच प्रिंसिपल दिस डिवाइस इज बेस्ड ऑन? प्रिंसिपल क्या है इसका? थर्ड, कंस्ट्रक्शन। फोर्थ वन इज डिस्क्रिप्शन। कंस्ट्रक्शन एंड डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो ए सेम थिंग। और इसके अंदर क्या आता है? वर्किंग। वर्किंग के साथ साथ क्या आती है? थ्योरी। एंड लास्ट इज कैलकुलेशन and uses. These are the 5 steps we should follow. अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, इफ दिस क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, 1 नंबर किसका हो गया? डेफिनेशन का। 1 मार्क इज फॉर प्रिंसिपल एंड 1 इज फॉर कंस्ट्रक्शन मीन्स डायग्राम। अब 5 नंबर का है, अगर आपको पूरा नहीं आता, आपको डिवाइस के बारे में नहीं पता कि ये क्या करता है, अगर आपको ये 3 स्टेप पता है, आप 3 स्टेप लिखोगे तो आपके 3 मार्क्स कंपलसरी है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप स्ट्रेटजी बना के चलो कि आपको क्या करना है। पहला, जो हमारा डिवाइस है इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या काम करता है? तो मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस which is used to sense the presence of current in a circuit। किसी सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है, उसकी प्रेजेंस को सेंस करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं, दैट डिवाइस इज नोन एज मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है। सेकंड, ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन? तो इसके 2 प्रिंसिपल हैं, तो पहला प्रिंसिपल, दूसरा। फर्स्ट प्रिंसिपल इज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हमें बताओ क्या प्रिंसिपल है? अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसको टॉर्क फील होगा। इफ ए current carrying conductor, CCC is current carrying conductor, is placed in an external magnetic field, it will experience a torque, experience a torque। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। दैट टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये हम प्रूव कर चुके। इसका दूसरा क्या है? एम क्रॉस बी। नाउ जो ये ब्रैकेट है, दिस इज फॉर 1 मार्क। इसके ऊपर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बेस है। क्या इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इसके बीच में एंगल कितना होगा? इफ द टॉर्क इज 0, टॉर्क 0 है तो एंगल कितना होगा बताओ? टॉर्क 0 है, हाँ, तो इनके बीच का होगा बिल्कुल ऐसे 0। रॉन्ग। सेकेंड वन, इफ द टॉर्क इज मैक्सिमम, इफ द टॉर्क इज मिनिमम,
इस तरह से ये क्वेश्चन बना के आपसे ये एंगल पूछा जा सकता है। साइन जीरो कब होता है? व्हेन थीटा इज जीरो। टॉर्क जीरो व्हेन एंगल इज जीरो। मैक्सिमम कब होगा? व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर बेस्ड। एंड द सेकंड थिंग इज, इसको भूल जाओ, हमारा पहला प्रिंसिपल क्या था? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क। एंड सेकंड वन इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? ये तीन पार्ट हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बताओ भाई, व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? दिस इज ए बेसिक क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि इसके ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन आ सकता है। इफ ए कंडक्टर is placed, if a current carrying conductor is placed in radial magnetic field, then what will be the angle between current element and the magnetic field? क्या होगा बताओ? 90. How can you say that it is 90 degree? Just because of radial magnetic field. Radial magnetic field क्या करता है कि जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री बना देता है फॉर ऑल द टाइम। Now how can you create a radial magnetic field? कैसे क्रिएट कर सकते हो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? जैसे हमारे पास एक ये सिलेंडर है या एक पाइप है। इफ यू कट दिस पाइप फ्रॉम दिस एंगल, इसके इस एक्सिस से इसको कट कर दिया, अब इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग स्टडी करो तो ये क्या बनाएगा? आपका एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसको नोट करना है तो आप बाद में कर सकते हो। दो फर्स्ट डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल हम कर चुके, तीन पार्ट्स करने हैं, बट उससे पहले हम क्या करेंगे? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कि एंगल 90 डिग्री कैसे होगा। अब देखो हमारे पास एक ये सिलेंडर लगा लो या फिर एक पाइप लगा लो, ये है, इसको हमने यहां से इस एक्सिस से ऐसे कट किया। इस पार्ट को हमने बोला फर्स्ट पार्ट, इसको बोला सेकंड पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कैसा दिखेगा? देखो फर्स्ट पार्ट यहां से इतना इतना ये लिख दिया ऊपर वाला, सेकंड पार्ट ये बना दिया। दिख रहे? इस तरह से दिखेगा, ये रेडियल दिख रहा है। अब हमने क्या किया? इसके बीच में एक सिलेंडर आयरन कोर रख दी। अगर हम इसका अप टॉप व्यू देखें तो कैसा दिखेगा? इस तरह से दिखेगा। और इसके बीच में हमने एक ये कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर। इसका हमने क्या बनाया था? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये एक नॉर्थ पोल ले लिया, ये एक हमने साउथ पोल ले लिया, दो मैग्नेट लगा दिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकली, यहां पहुंची, यहां से निकली, यहां पहुंची, यहां से निकली, यहां पहुंची। क्लियर? क्या सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर सारी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। अब ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर के मार्क्स में आता है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इसका आंसर नहीं देना, क्योंकि चलो आंसर इसका क्या है कि अगर ये कट करेंगी तो एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन होगी। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई 2 लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। अब हमें पता है कि 2 लाइंस क्रॉस नहीं करती हैं, तो इसको कैसे समझेंगे? जो ये वाली लाइन है वो यहां से ऐसे कट ना करके कैसे गई?
ये वाली लाइन यहां से ऐसे मुड़ गई, ये वाली ऐसे, ये सीधी, और ये वाली ऐसे। अब देखो ये कहां जा रही है, अपने सेंटर की तरफ। ये जो सर्कल है इसके सेंटर की तरफ, ये भी सेंटर की तरफ, ये भी सेंटर की तरफ। और ये क्या आ रहा है, हमको लगता है कि ये सेंटर से आ रही है। इट मींस अगर हम एक ये सर्कल देखें और ये सेंटर है, सेंटर से किसी भी पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। क्योंकि ये देखो इसके ऊपर एक टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट से हम सेंटर तक लेके जाएंगे तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना दिया तो एंगल कितना बन गया हर बार, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल बनाने से हुआ क्या, बताओ भाई क्या हुआ। जो टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। इफ थीटा इज 10 डिग्री, साइन 10 की वैल्यू अलग होगी तो टॉर्क की वैल्यू अलग आ गई। इफ थीटा इज 20 डिग्री, टॉर्क अलग, थीटा अलग, टॉर्क अलग। 30 डिग्री, थीटा अलग, टॉर्क अलग। इट मीन्स फॉर एवरी एंगल देयर शुड बी अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ टॉर्क। इज इट क्लियर? नाउ if we use radial magnetic field then all the time theta is equals to 90 डिग्री। आप इसको घुमाओ, जो ये है सिलेंडर लिया था इसको घुमाते रहो, एंगल कितना भी चेंज करो एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि एंगल कितना बना दिया, 90 हमने। तो टॉर्क कितना रहेगा, NIAB। दिस टॉर्क इज कांस्टेंट। टॉर्क बराबर लग रहा है, चाहे वो 1 डिग्री घूमे, चाहे वो 10 डिग्री घूमे, चाहे वो 50 डिग्री घूमे। हमने क्या किया, इस टॉर्क को थीटा पे डिपेंड नहीं होने दिया बाय द यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 1 नंबर में, 2 नंबर में आ सकता है। क्लियर? हमें क्या करने थे, 3 स्टेप करने थे, 5 स्टेप करने थे, 2 स्टेप हम कर चुके, तीसरा स्टेप हमारा कंस्ट्रक्शन का। तो चलो हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। Now the third step is construction. एक सेकेंड, देखो कंस्ट्रक्शन में क्या है, पहली चीज हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमने एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना दी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक सिलेंडर को प्लेस किया। अच्छा, इस सिलेंडर पे हमने क्या किया, एक फ्रेमिंग की। जो बोल रहा हूं ना आपको ये नोट करना है, वीडियो में बाद में देख सकते हो थोड़ा स्लो करके। जैसे ये हमने फ्रेमिंग की, मतलब इसके ऊपर हमने कोई चीज लगा दी ताकि उसके ऊपर हम क्या कर सके, वायर को बाउंड कर सके, घुमा सके इसके ऊपर। अब ये कंडक्टर है, इसके ऊपर हमने इसकी बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स लगा दी। ठीक है, अब ये सिलेंडर घूमेगा तो साथ साथ ये कॉइल घूमेगी, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। टॉर्क है तो ये घूमेगी, घूमने से क्या होगा, तो हमने इसके ऊपर 2-3 चीजें और लगा दी। जैसे हमारे पास एक ये है, जैसे मान लिया कि सिलेंडर है, ठीक है भाई, ये एक सिलेंडर है, देखो इसके अंदर से हमने ऐसे एक पाइप पास कर दिया। अगर इसके साथ फिक्स है, मैंने इसको फिक्स कर दिया पेन को, तो मैं इसको घुमा सकता हूं। इट मींस अगर मैं इसके अंदर से एक पाइप पास करता हूं तो मैं इस सिलेंडर को घुमा सकता हूं इजीली। तो इसके अंदर से मैंने एक ये पास किया, जिसको क्या बोलते हैं हम, पीवोट। ठीक है भाई, ये लगा दिया। अब हमने क्या किया, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, इसको एक पॉइंटर से अटैच किया और
इसके ऊपर हमने कैलिब्रेशन कर दी, एक स्केल लगा दिया इस तरह से। स्केल लगा दिया और इसके ऊपर हमने एक पॉइंटर लगा दिया। अब जैसे जैसे सिलेंडर घूमेगा, ये पिवोट घूमेगा, ये घूमेगा, तो ये पॉइंटर भी ऐसे जाएगा। जितना हम इसके अंदर करंट डालेंगे ये उतना घूमेगा, ये पॉइंटर उतना ही दूर जाएगा। हमें करना क्या है, अल्टीमेटली हमें इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से करंट फाइंड आउट करना है कि सर्किट में कितना करंट है। अच्छा भाई, ये तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया। नीचे वाले हिस्से का, द लोअर पोर्शन ऑफ द पिवोट इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग। ठीक है। अच्छा, इसको हमने एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया, और जो स्प्रिंग का हिस्सा है, जैसे मान लिया हमने एक प्लास्टिक बॉडी या मेटल बॉडी लगाई, इस स्प्रिंग का दूसरा हिस्सा हमने इससे अटैच कर दिया। इससे अटैच करने से होगा क्या, जैसे ये घूमेगा ये स्प्रिंग भी घूमेगी, टाइट होगी। जैसे स्प्रिंग टाइट होगी तो ये इसको घूमने से रोकेगी। जब इसका टॉर्क और इसका टॉर्क दोनों बराबर हो जाएगा तो ये सिलेंडर घूमना बंद होगा। जब ये घूमना बंद होगा तो ये कहीं ना कहीं आके ऐसे पॉइंटर यहां रुक गया मान लिया। अब हमने इस कैलिब्रेशन को नोट किया तो हमको पता चल जाएगा कि कितना करंट फ्लो हुआ। इसके ऊपर नोट है 1 एम्पियर, 2, 3, 4, ऐसे एम्पियर के अंदर इसको नोट कर लिया हमने। अब क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअल, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्प्रिंग। इस स्प्रिंग का यूज क्या है, क्या करती है स्प्रिंग। एक छोटी सी स्प्रिंग है, कैसी, हेयर लाइक स्प्रिंग। करती क्या है, व्हाट इज इट्स वर्क। बताओ भाई क्या वर्क है इसका। काउंटर हो गया। देखो भाई, कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या आया कि हमने एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ले ली, इस तरह से ये सिलेंडर इसके अंदर प्लेस कर दिया। अब जैसे इसके अंदर करंट आया बाय दिस, यहां से इन टर्मिनल से हमने करंट भेजा, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस है टॉर्क। टॉर्क आएगा तो ये रोटेट करेगा, रोटेट करने से इसका पॉइंटर घूमेगा। जब इसका पॉइंटर घूमेगा तो इसके अंदर देखो ये घूमेगा, तो ये नीचे वाला हिस्सा भी घूमेगा। बाय द रोटेशन ऑफ दिस पॉइंट दिस स्प्रिंग गेट्स टाइटनड अप। ये स्प्रिंग क्या करेगी, टाइट होती जाएगी। स्प्रिंग टाइट होगी तो ये धीरे धीरे मूव करेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये वाला टॉर्क, इस सिलेंडर का घूमना और इस स्प्रिंग का घूमना दोनों का बराबर हो जाएगा। ये स्प्रिंग के अंदर जो टॉर्क बन रहा है इसको बोलते हैं काउंटर टॉर्क। When the external torque and the counter torque is equal to each other, then the rotation of the cylinder will stop. ये सिलेंडर या जो ये करंट कैरिंग कोयल है ये घूमना बंद कर देगी। तो जहां पे घूमना बंद किया उसको हमने बाय द यूज ऑफ दिस कैलिब्रेशन हमने वैल्यूज का फाइंड आउट कर लिया कि वैल्यू कितनी होगी, करंट कितना आया इसके अंदर। ये इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गया। अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्प्रिंग। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का यूज क्या है, देखो अगर ये स्प्रिंग ना होती तो ये सिलेंडर एक बार घूमा, पॉइंटर यहां से यहां आ गया। जब हमने करंट बंद किया तो ये पॉइंटर वापस नहीं जाएगा। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्प्रिंग। तो इसका आंसर क्या है, इफ दिस स्प्रिंग इज नॉट हियर। अगर हम यहाँ पे स्प्रिंग ना लगाएं तो जैसे ही हम करंट को रोकेंगे, एज सुन एज द करंट स्टॉप्स, पॉइंटर यहीं की यहीं पे रुक जाएगा, वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जाएगा। इफ वी वांट टू यूज मल्टीपल टाइम्स द गैल्वेनोमीटर, हमें बार बार यूज करना है तो हमें स्प्रिंग का यूज करना पड़ेगा। जैसे ही टॉर्क रुका, जैसे ही करंट रुका, ये काउंटर टॉर्क क्या करेगा, इस स्प्रिंग को रिलीज कर देगा, वापस ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे नील रिफ्लेक्शन, जीरो पे। जैसे ही दोबारा से करंट गया फिर से रोटेट करेगा। तो हम बार बार इसका यूज कर सकते हैं। दिस इज द यूज ऑफ दिस स्प्रिंग। अच्छा, अब ये स्प्रिंग हमने यहाँ पे यूज की है,
तो स्प्रिंग के साथ एक क्वांटिटी अटैच होती है, एक प्रॉपर्टी अटैच होती है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, दैट इज के। इट्स ऑल अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन। नाउ इट्स वर्किंग टाइम। अब इसकी वर्किंग क्या होगी, इस वर्किंग को हमें उस फॉर्म में लिखना है, क्या कहते हैं, इसको हमें वर्डिंग में लिखना है कि इसकी वर्किंग क्या है। एज सुन एज द करंट इज फ्लोइंग इन द कोयल, या फिर व्हेन द करंट कैरिंग कोयल इज प्लेस्ड इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, it will experience a torque. By the help of this torque, this pointer starts या फिर show deflection. This pointer will show deflection. Pointer will show deflection. At that time, या फिर at the same time, this spring got tightened up. The spring got tightened up. इसके टाइट होने से क्या होगा, ए काउंटर टॉर्क विल बी डेवलप्ड। अ काउंटर टॉर्क विल बी डेवलप्ड इन द स्प्रिंग। अब काउंटर टॉर्क क्या करेगा, काउंटर टॉर्क इस एक्सटर्नल टॉर्क को बैलेंस करेगा, विच विल बैलेंस द एक्सटर्नल टॉर्क। वेयर द एक्सटर्नल टॉर्क एंड द इंटरनल या फिर काउंटर टॉर्क इक्वल टू ईच अदर एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होगी, जब दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे। दिस पॉइंटर विल स्टॉप शोइंग डिफ्लेक्शन। ये पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा। पॉइंटर स्टॉप्स एट सम लोकेशन, एट सम पॉइंट। ठीक है, जहां पे रुका वहां पे हमने कैलिब्रेशन कर रखी है, वहां पे हमने मार्किंग कर रखी है 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 4। जहां पे रुका वहां पे हमको क्या पता चल जाएगा, वी विल गेट द अमाउंट ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशन। वी विल कम टू नो how much current is in the circuit. Is in the circuit. This is all about its working. जितना सारा हमने किया वो सारा इसके अंदर आ गया, सारा एक्सप्लेनेशन आ गया यहां तक। लास्ट इज इट्स कैलकुलेशन, नंबर 5। अच्छा भाई, यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है एट द इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम में क्या हुआ था, एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉर्क काउंटर, मतलब जो काउंटर टॉर्क क्रिएट हुआ है एक्सटर्नल उसके बराबर हुआ। और एक्सटर्नल टॉर्क कितना था, NIAB, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा। काउंटर टॉर्क कितना, अब यहां पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट अपना रोल प्ले करता है। इफ दिस पॉइंटर मूव्स 1 डिग्री देन द टॉर्क विल बी इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट K। अब 1 डिग्री पे टॉर्क कितना है, K है, तो 5 डिग्री पे कितना होगा, K5। तो यहां से टॉर्क कितना आ गया, K5। ये दोनों इक्वल है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू K/NAB 5। K एज इट इज, 5 एज इट इज, NAB नीचे ले आए। And this NAB is called galvanometer constant G.
एंड दिस इज कॉल्ड G। तो यहां से हमको क्या पता चला, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। मतलब हमने क्या किया, इसके अंदर करंट डाला, हमको क्या मिल रहा है, डिफ्लेक्शन मिल रहा है, और ये क्या बता रहा है कि कितना करंट है इसके अंदर। दिस इज ऑल अबाउट दिस डिवाइस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और ये आपका 5 नंबर में आता है। अब ये हमने डिवाइस बना दिया, ये कितना काम करता है ये हमको कौन बताता है, इसकी सेंसिटिविटी। और ये सेंसिटिविटी दो टाइप्स की होती है, पहला करंट सेंसिटिविटी, दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक शंट का यूज होता है जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में आता है, 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है किसके ऊपर रिलेटेड, शंट के ऊपर। बाय द यूज ऑफ दिस शंट वी कैन कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे भाई। थैंक यू।